हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ टारगेट 2023 की वन शॉट सीरीज़ के एक नए चैप्टर के साथ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम वन शॉट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की वन शॉट सीरीज़ में मैं यूनिट फर्स्ट के 2 चैप्टर्स कवर कर चुकी हूँ। यूनिट 1 है रिप्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है 23 के लिए। सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द अनदर चैप्टर ऑफ यूनिट 1 रिप्रोडक्शन, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर with a positive quote. Believe you can and you are halfway there. Believe you can and you are halfway there. सारा सिलेबस पढ़ा है मैम, अभी तो यूनिट 1 के आप लास्ट चैप्टर पर हैं, अभी तो सारे यूनिट्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है, बहुत टेंशन है, कैसे मैनेज होगा सब कुछ। You just believe that you can. तुम कर सकते हो ये सब कुछ। करना क्या है, स्ट्रैटेजी ही तो बनानी है, टाइम मैनेजमेंट ही तो करनी है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। वर्ड स्टूडेंट्स को आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आया हुआ है वन शॉट सीरीज की। तो आपने बिलीव करना है यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। तो आपको पता लगेगा एंड यू विल रियली रियलाइज इन योर सेल्फ दैट यू आर हाफ डन। आपका आधा काम तो तभी हो गया जब आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिलीव कर लिया। राइट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठिए। एनसीईआरटी के आपने मेरे इस वीडियो लेक्चर के साथ एनसीईआरटी की बुक में या मार्क करना है या आपने नोटबुक पे सेल्फ नोट्स बनाने हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ ए डिजीज इन एन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू WHO? WHO कहता है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग in all aspects. complete फिजिकली अगर जो ह्यूमन बीइंग है अगर वो फिजिकली फिट है तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। अगर वो मेंटली फिट है, मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो भी वो हेल्दी है। एंड सोशल वेलबींग, अगर वो सोशली फिट है, सोशली फिट मीन्स अगर उसके सोसाइटी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, और अगर वो इमोशनली फिट है एंड तो वो क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ अ डिजीज, कि अगर किसी को डिजीज नहीं है तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी है। नो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू द WHO मीन्स अ कंप्लीट फिजिकल, mental, emotional and mental and emotional well-being in all aspects of life. सारे aspects में से अगर वो completely well-being है तो वो reproductive healthy person है, and not merely the absence of a disease and in an individual capable of reproducing. right, आगे चलते हैं। Reproductive health एक बहुत ही important issue है, नॉट इन आवर कंट्री पर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। इसके बारे में क्या बातें हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। देखिए, जब WHO ने ये कंसिडर कर लिया कि ऑल एस्पेक्ट से कि पर्सन जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थी होना चाहिए, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के को लेके प्रॉब्लम्स क्या थी। तो इंडिया वाज द अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द प्रोग्राम family planning in 1951. India was the first country, क्वेश्चन आता है MCQs में, India was the first country in the world who initiated the family planning program in 1951.
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए कि जो फीमेल है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल है उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फोकस करते हुए इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्या किया, जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया 1951 में। नेक्स्ट प्लीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी फॉर्म्स ए क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इन ए सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर किसी भी ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी जनरल हेल्थ का। रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज reproductive health refers to the healthy reproductive organs with normal functions। reproductive health को हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं। reproductive health can be defined as the healthy reproductive organs। healthy reproductive organs कौन से? your testes in females and ovaries in testes in males, sorry, testes in males and ovaries in females। तो जो healthy reproductive organs है और अगर वो नॉर्मल फंक्शंस कर रहे हैं तो दैट कैन बी सेड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आगे सो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज। बहुत सारे इम्प्रूव प्रोग्राम्स जो किसको कवर कर रहे थे? रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज को। दे आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है जो किसको कवर करता है? वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज को। क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के ऊपर, राइट। आगे चलते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द यंग पीपल एंड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग during more mature stages of life are important attributes to the reproductive health of a society। health and education of young people, health and education of young people is very important। the marriage of the two persons and the child bearing during more mature stages of life। तो कहता है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है सोसाइटी की वो के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करती है। आगे चलें। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। मैंने जैसे कि बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया और सबसे पहले इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया इन द ईयर 1951। उसके बाद एक बड़ा पॉपुलर नेम है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो कि वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज को कवर करता है। तो उसमें भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज के बारे में बात की गई। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। कौन से मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। जब पहले दूरदर्शन चला करता था आता था ना स्लोगन हम दो हमारे दो, और स्लोगन्स क्या, तो ये क्या था? ये ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट्स की अपने प्रोग्राम्स की, बिकॉज गवर्नमेंट वॉज अवेयर अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। तो अपनी जो उनके फोकस जो एरिया था उनका कंसर्न जो था, गवर्नमेंट ने अपना कंसर्न सोसाइटी तक कैसे पहुंचाया? थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। टीवी के थ्रू आता था, रेडियो होते थे उस समय, रेडियो से आता था, टेलीविजन से आता था, और क्या था? प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में स्लोगन्स आते थे, वन चाइल्ड नॉर्म, हम दो हमारे दो। ये सब क्या था? ये सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए ताकि जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके अवेयर हो जाए। नेक्स्ट प्लीज। Even family members, close relatives are
involved in the awareness. Even family members and the close relatives are involved in the awareness. तो family members हो गए या close relatives जो थे, they were involved in this awareness. उनको भी involve किया गया किसके बारे में अवेयर करने के लिए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए. So sex education was introduced in schools to provide awareness. और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए? क्या स्टेप्स थे? सेक्स एजुकेशन was introduced in schools to provide awareness. देखिए, just in order to avoid the myths about the sex, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया कि सेक्स एजुकेशन जो थी that was introduced in the schools in order to avoid myths, ताकि उसके जो सेक्स को लेके लोग बच्चों के मन में या दिमाग में जो गलत नॉर्म्स बनी हुई हैं, जो मिथ्स हैं उनके माइंड में, इसके लिए क्या किया गया कि सेक्स एजुकेशन शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स इन स्कूल्स. नेक्स्ट, proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices. One by one देखते हैं. Proper information about reproductive organs. देखिए, अवेयरनेस किस चीज की दी गई? About proper information about the reproductive organs. How reproductive organs can be kept healthy. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपने हेल्दी रखना है. कैसे? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन है, ये नहीं है कि मैं आगे पढ़ाऊंगी कि एड्स कैसे हो जाता है, कैसे सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं. तो जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना. एडोलेसेंस एज कौन सी होती है? जिस एज में क्या बच्चे जो हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जब वो एडोलेसेंस एज में होता है तो उसे क्या अच्छा लगता है? सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं. मतलब गलत और सही की पहचान नहीं होती. तो एट दैट पर्टिकुलर एज अबाउट द कंसर्न अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उस एडोलेसेंस और रिलेटेड चेंजेस, जो एडोलेसेंस पीरियड में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन. सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, हाउ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैन बी मेड सेफ एंड हाइजेनिक, इसके बारे में इंफॉर्मेशन. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में और एड्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई. ये गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स थे. गवर्नमेंट ने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या स्प्रेड करने के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड ऑर्गन्स के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एड्स के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस के बारे में उन्हें सोसाइटी को दी. नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस इज ए टेक्निक which is used to find out the chromosomal abnormalities in developing embryo by using amniotic fluid. देखिए, एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जो क्या यूज होती है? which is used to find chromosomal abnormalities, जो यूज होती है to find out the chromosomal abnormalities in the developing embryo. जब वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसमें से जो उसके में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए एमनियोसेंटेसिस की जाती है. एमनियोसेंटेसिस का यूज जो टेक्निक है वो ऑपरेशन में क्यों लाई गई थी? जस्ट टू फाइंड आउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. पर अब क्या हो रहा है? एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज हुआ है, इस मिसयूज हो रहा है, इसीलिए उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया. ठीक है, अब एमनियोसेंटेसिस को क्यों यूज किया जा रहा है? टू डिटर्मिन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड करना है तो आप पहले से पता कर लेते हैं कि लड़का होना है या लड़की होनी है. अगर पता लग जाए कि लड़की है तो उसका उसी समय वो अबॉर्शन करवा दिया जाता है. आगे चलते हैं प्लीज, आगे. So it is also misused to check fetal sex determination based on the chromosomal pattern
in the amniotic fluid surrounding the developing embryo. Developing embryo के आसपास amniotic fluid होता है. उस amniotic fluid को लेकर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है fetal sex determination. जो fetus है, जो developing embryo है, जो fetus है उसका क्या किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कर ली जाती है. कैसे, एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया जाता है. जो क्या कर, एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो. उस एमनियोटिक फ्लूइड को ले लिया जाता है एंड इट इज यूज्ड टू चेक द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द डेवलपिंग फीटस. ठीक है. अदरवाइज एमनियोसेंटेसिस, ये मिस यूज है एमनियोसेंटेसिस का. एमनियोसेंटेसिस का यूज क्या है, इट इज अ टेक्निक which is used to find out the chromosomal abnormalities or chromosomal disorders in the developing embryo in the with the help of amniotic fluid. आगे प्लीज. ठीक है, एमनियोसेंटेसिस पता लग गई. तो गवर्नमेंट ने इस तरह से जो टेक्निक्स का मिस यूज हो रहे थे उस पर बैन लगा दिया. नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल. इम्प्रूव पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल. देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कैसे हुआ, क्वेश्चन ये राइज होता है कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कैसे हुआ. इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल. लोगों की जो लाइफ है इम्प्रूव्ड होगी. वी आर इन बेटर कंडीशन नाउ. ठीक है, हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड हो चुकी है. इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं. पहले क्या होता था, लाइफ जो थी इतनी इम्प्रूव्ड नहीं थी जैसे आज है, ना ही इतनी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी. आज तो डोर स्टेप पे हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है. बेटर लिविंग कंडीशन, लिविंग कंडीशंस बहुत बेटर हो चुकी हैं. हम बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर चुके हैं. तो इन सब से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन had an explosive impact on the explosion of population. ये जो improved better life है, improved quality of the life of people, increased health facilities and better living condition, ये factors किसको contribute करते हैं, population explosion को. ठीक है जी, आगे चलते हैं. Rapid decline in death rate. डेथ रेट में एकदम से डिक्लाइन हो रहा है. रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट. MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट along with increased population of reproductive age is the main reason for population explosion. क्या रीजन क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, आपने क्या रीजंस लर्न करने हैं. रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है डेथ रेट में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, along with the increase in population of रिप्रोडक्टिव एज. रिप्रोडक्टिव एज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. लोग रिप्रोडक्शन की एज को, पहले एक एज तक जो पहले के लोग थे उनको इतना अवेयर नहीं होते थे, पर फिर भी एक पता होता था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ तक, हमें इस एज तक ही रिप्रोडक्शन होनी चाहिए. तो जो पॉपुलेशन है रिप्रोडक्टिव एज की जो इंक्रीज हो गई है, दीज आर द मेन फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट्स टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नेक्स्ट प्लीज. अब क्या स्टेप्स हैं टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. व्हाट आर द स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम कैसे रोकेंगे. वी हैव टू स्टॉप इट. इस पे पॉज लगाना होगा इस एक्सप्लोजन पे. हाउ इट कैन बी डन. नंबर 1, यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. हम यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूज के साथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम स्टॉप कर सकते हैं. एजुकेटिंग पीपल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली. देखिए, पहले जो हमारे इंडियंस हैं उनका तो एक बिलीव सिस्टम होता था कि जितनी लार्ज फैमिली हो ना वही उतना ही अच्छा है, मतलब फीमेल इज़ वेरी सिक्योर इन द लार्ज फैमिलीज. पर अब की जो मॉडर्न टाइम्स आ गए हैं, हम कहते हैं कि एजुकेटिंग पीपल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ द लार्ज फैमिली, टेल देम अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ द लार्ज फैमिली.
तो न्यूक्लियर फैमिलीज ही प्रेफर करनी चाहिए। इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ मेल एंड फीमेल, मैरिजेबल एज जो है मेल और फीमेल की इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है। एज जो मैरिजेबल एज जो है मेल और फीमेल की वो इंक्रीज कर दी गई है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स हैविंग 1 or 2 चिल्ड्रंस, और जिन पेरेंट्स के 1 या 2 बच्चे हैं उनको इंसेंटिव दिए जाए, ठीक है। 1 नॉर्म चाइल्ड जो आया था, 1 नॉर्म चाइल्ड जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, एक एडवर्टाइजमेंट्स आपने सुनी होंगी, टीवी पे आती थी, पेपर में आती थी कि 1 नॉर्म चाइल्ड, तो जिन पेरेंट्स के 1 या 2 बच्चे हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाए। Now the contraceptive methods are used to prevent the unwanted pregnancies and modifying the menstrual cycle. Contraceptive methods किसके लिए यूज होते हैं? Contraceptive methods यूज होते हैं to avoid the unwanted pregnancies. जो pregnancies पे जो कपल है नहीं चाहता उनको अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अब बात करते हैं कैसा होना चाहिए। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज ए वेरी इफेक्टिव मेथड जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकता है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली, जो उसको यूज करे वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। Easily available, it should be easily available in the market. It should be effective. It should control the unwanted pregnancies. Reversible, it should be reversible. It should have no side effects. Now the contraceptive method should have no side effects, right? User friendly, easily available, effective, reversible, no side effect, and no way interfere with the सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इट शुड नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, राइट। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो है दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। नेक्स्ट, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड है बैरियर मेथड, थर्ड आर आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। तो इनको हम 1 by 1 अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। नेचुरल मेथड्स, नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। नेचुरल मेथड क्या होते हैं? नेचुरल मेथड वर्क ऑन द किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ओवम और स्पर्म की मीटिंग के चांसेस को अवॉइड किया जाता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होती है? द कपल अवॉइड coitus from day to 10 to 17 of the menstrual cycle as chances of fertilization are very high during this period. Periodic abstinence पे क्वेश्चन आता है, very important. Periodic abstinence क्या है कि कपल्स जो हैं they avoid coitus, कपल्स coitus को अवॉइड करते हैं किस डे से? फ्रॉम द डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों अवॉइड करते हैं क्वाइटस से फ्रॉम द डे 10 to 17? क्योंकि ये जो पीरियड होता है ना, इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन जो है वो काफ़ी हाई होती है, तो इसीलिए इसको फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपल्स जो है वो क्वाइटस अवॉइड करते हैं 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो 10 to 17th डे होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें अवॉइड करते हैं क्वाइटस क्योंकि उस समय फर्टिलाइजेशन बहुत हाई होती है और इसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। विथड्रॉल और coitus interruptus, another important definition। विथड्रॉल और coitus interruptus क्या होता है? मेल पार्ट, विथड्रॉल और coitus interruptus क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर withdraws its penis from the vagina
जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो मैंने आपको अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इंसेमिनेशन करवा दिया है। आई एम श्योर कि आपको इंसेमिनेशन का मतलब पता है कि इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स एंड जो मेल है दैट ट्रांसफर हिज स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो मेल क्या करता है, अपने पेनिस को विदड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से पहले। तो क्या किस चीज को प्रिवेंट करता है, इंसेमिनेशन को। लैक्टेशन एमेनोरिया, अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, absence of menstruation after parturition and due to intense milk feeding and no ovulation in this period, so chances of fertilization are nil. lactation amenorrhea क्या होता है, lactation amenorrhea है absence of menstruation, जब menstruation absent होती है after the parturition and due to intense milk feeding, जब बेबी की डिलीवरी होती है उसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो जाती है, किसके कारण, डिलीवरी ऑफ द बेबी के कारण और इंटेंस मिल्क फीडिंग के कारण, एंड नो ओव्यूलेशन इन दिस फेज, और इस फेज में ओव्यूलेशन नहीं होता। ठीक है, तो अगर ओव्यूलेशन नहीं होता तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर निल। अब आते हैं बैरियर मेथड्स पे। बैरियर मेथड क्या होते हैं, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ ए बैरियर। देखिए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अब हम जब बैरियर मेथड की बात करते हैं तो बैरियर मेथड में क्या है कि ओवम एंड स्पर्म्स दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग, मीटिंग से प्रिवेंट किया जाता है कि ओवम एंड स्पर्म शुड नॉट मीट, वो मीट ना करें। तो कैसे उसके मीटिंग प्रिवेंट की जाती है, बाय विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। नंबर 1 आर द कॉन्डम्स यूज्ड बाय मेल बैरियर। देखो डायग्राम देखो, कॉन्डम्स क्या होते हैं, यूज्ड बाय मेल बैरियर मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स यूज्ड टू कवर penis or vagina and cervix of female and also prevent STDs. Sexually transmitted diseases can be prevented with the help of using barrier methods such as condoms. These are the barrier methods which are made up of rubber or latex and are used by both male and female. In case of male, the condoms they cover the penis, and in case of females, the condoms they cover the vagina or the cervix of the female, and they prevent the sexually transmitted diseases. Next please. Diaphragm, cervical caps and vaults. Diaphragm, cervical caps and vaults, these are the barriers made up of rubber. ये barriers किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। That is inserted into the female reproductive tract during coitus. तो ये जो cervical caps हैं या आपके diaphragms हैं, they are inserted during the coitus, inserted in the female reproductive tract during the coitus. Spermicidal creams, jellies, foams, they are used along with these barriers. They increase their contraceptive efficiency. तो ये बैरियर मेथड्स के साथ अगर स्पर्मिसिडल क्रीम्स यूज़ की जाएं, जेलीज यूज़ की जाएं या फॉर्म्स यूज़ की जाएं, तो वो क्या करते हैं, इन बैरियर्स की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है बैरियर मेथड्स की, दे आर डिस्पोजेबल, दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, इनको सेल्फ इंसर्ट किया जा सकता है, दे कैन बी रीयूज्ड, दे प्रिवेंट्स कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। ये कैसे कंसेप्शन प्रिवेंट करते हैं, बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। तो जो एंट्री है स्पर्म्स की उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो इससे ये क्या करते हैं, कंसेप्शन प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और ट्रेन्ड नर्स। ये कौन इंसर्ट करता है, डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं या ट्रेन्ड नर्सेज इंसर्ट करती हैं इनटू द फीमेल यूट्रस थ्रू वजाइना। तो ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है ना, ये कौन इंसर्ट करता है, डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं या नर्सेज, ट्रेन्ड नर्सेज इंसर्ट करती हैं। These intrauterine devices are inserted into the uterus of the female by the doctor through vagina
इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में भी नॉन मेडिकेटेड, ये नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, ये क्वेश्चन आएगा इस पे से। दे कैन बी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, एग्जांपल क्या है, लिपिज लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कौन सी हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन सी है, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। तो ये सारी क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, राइट। तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के एग्जांपल्स, आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको ये याद रखने हैं कि दे मे बी नॉन मेडिकेटेड एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तो नॉन मेडिकेटेड के एग्जांपल्स क्या हैं और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल्स क्या हैं, आपको पता होने चाहिए। आईयूडीज का फंक्शन क्या है, ये कैसे एक्ट करती हैं, दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन यूट्रस एंड कॉपर रिड्यूस द मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स। देखो ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं विच आर इंसर्टेड इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल थ्रू वजाइना, ये क्या करती हैं, दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस हो जाता है, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस हो जाता है कहाँ पर, यूट्रस में। और जो कॉपर है इनमें, जो कॉपर है दैट रिड्यूस द मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। जो हम कहते हैं ना स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, तो स्पर्म्स की मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी को कौन क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कौन रिड्यूस करते हैं, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। दूसरी बात, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, ये क्या करती हैं, दे विल अनसुटेबल कर देती हैं यूट्रस को फॉर इम्प्लांटेशन। तो जो इम्प्लांटेशन होती है ना ब्लास्टोसिस्ट की, वो नहीं होगी। दे मेक यूट्रस unsuitable for implantation and the cervix hostile to sperms. It is ideal for females who want to delay pregnancy and spacing between two children. Intrauterine devices is a very ideal contraceptive used by females who want to delay pregnancy as well as to have space between the children. जो pregnancy को delay करनी चाहती हैं females या space करना चाहती हैं children के बीच में, उनके लिए इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट प्लीज, ओरल पिल्स। प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज्ड बाय फीमेल्स इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स। ओरल पिल्स क्या हैं, टेबलेट्स हैं। किस चीज के टेबलेट्स हैं, ईस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन जब होता है which is used by females in the form of tablets, they inhibit ovulation, ovulation को inhibit करते हैं, implantation को inhibit करते हैं, as well as change the quality of the cervical mucus to prevent or retard the entry of sperm. तो ये क्या करते हैं, जो सर्विकल हमारा कैनाल है उसकी जो उसमें जो म्यूकस है उसकी जो क्वालिटी है उसको ये रिटार्ड कर देते हैं। तो किस लिए इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किसके लिए, to retard the entry of sperms. Administration of progesterone और estrogen, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रोजेस्ट्रोन का या प्रोजेस्ट्रोन ईस्ट्रोजन का within 72 hours of coitus is found to be very effective as emergency contraceptive. अगर फीमेल एकदम से चाहती है मुझे प्रेगनेंसी ना हो, तो 72 आवर्स के बीच में अगर प्रोजेस्ट्रोन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के पिल्स ले ली तो क्या होगा, दैट इज द, ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट प्लीज, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है, इसे स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन मेथड। इट इज यूज्ड एज टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। देखो ये डायग्राम्स देखो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये मेथड क्या है, इसको स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। स्टरलाइजेशन मेथड क्या है, इट इज यूज्ड एज टर्मिनल मेथड। ये टर्मिनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, इन कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल एंड इन फीमेल टू अवॉइड द एनी मोर प्रेगनेंसीज। अगर वो और प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो उसके लिए सर्जिकल मेथड कौन से हैं अभी हम डिस्कस करेंगे।
वैसेक्टोमी, डायग्राम देखो, वैसेक्टोमी, इट इज द सर्जिकल मेथड इन मेल, ए स्मॉल पार्ट, ये सर्जिकल मेथड है मेल्स में, ए स्मॉल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस इज रिमूव्ड। वास डेफरेंस आपको याद होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात कर चुके हैं, जो टेस्टिस है वास डेफरेंस चाहती है, ये यूरिनरी ब्लैडर से लूप ओवर होते होते किस में आती है, सेमिनल प्लाज्मा की सिक्रीशन लेकर कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनती है और उससे नीचे आती है। तो ये सर्जिकल मेथड है मेल में, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डेफरेंस इज रिमूव, जो इसमें से जो स्मॉल पार्ट है ना वास डेफरेंस का, उसको रिमूव कर दिया जाता है या उसको टाई कर दिया जाता है थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ स्पर्म। तो वास डेफरेंस को कट कर दिया जाता है या टाई कर दिया जाता है, किस लिए, स्मॉल इंसिजन के साथ, ताकि क्या हो, टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ स्पर्म, ताकि स्पर्म्स का रिलीज ना हो सके। आगे ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स, ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स in which small part of the fallopian tube is removed surgically। तो जो उसमें मेल्स में क्या था, वास डेफरेंस को टाई कर दिया जाता है और फीमेल्स में क्या है, फेलोपियन ट्यूब को जो सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। दीज टेक्निक्स आर वेरी वेरी अफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। तो ये जो टेक्निक्स हैं बहुत इफेक्टिव हैं पर इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। Side effects of contraceptive methods. It is very important that the selection of contraceptive method should be taken under the consultation of the doctor। तो जो contraceptive methods हमने अभी डिस्कस किए, फीमेल्स को ये नहीं है कि contraceptive method आप अपनी विश, अपनी मर्जी से हम यूज कर सकते हैं, नो, they can only be taken under the guidance of a doctor। They have ill side effects, इनके कुछ ill side effects होते हैं, कैसे, नोजिया हो जाता है, अब्डोमिनल पेन होती है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। तो इसलिए दे कैन ओनली बी टेकन विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। जब वॉलेंट्री एकदम से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए बिफोर फुल टर्म, मतलब उसको 9 मंथ्स तक बेबी को कंटिन्यू होने ही ना दिया जाए, उसके टर्मिनेशन कर दी जाए, मेडिकल टर्मिनेशन कर दी जाए, उसे क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय अबॉर्टिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज। देखिए ये क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या रोल प्ले करता है, इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कम करने में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बिकॉज इट इनहिबिट्स द, इट ब्लॉक्स द अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उसको ये रोक देता है। In India, MTP is legalized in 1971 with some restriction to prevent its misuse such as indiscriminate and illegal female feticide। India में medical termination of pregnancy was legalized in 1971। 1971 में जो medical termination of pregnancy है उसको लीगल कर दिया गया था, लेकिन क्या था, इसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मिसयूज ना हो सके। जैसे मैंने बताया ना, एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज ना हो सके, उस पर स्टैट्यूटरी बैन लग गया है, तो उसी तरह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मिसयूज ना हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, क्योंकि फीमेल फर्टिसाइड हो रहे थे, जो गर्ल चाइल्ड थी, गर्ल चाइल्ड को उसके मदर के वॉर्म में ही मार दिया जा रहा था। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी एक तरह से यूज किया जा रहा था फॉर फीमेल फेटिसाइड, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज तो कर दिया 1971 में, पर साथ ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। किस लिए यूज होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी ऑब्वियस, गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए, उससे बचने के लिए, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और
फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स। तो क्या किया कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उसको रोकने के लिए एमटीपी का यूज किया जाता था, या कि जो अनप्रोटेक्टेड, जो अभी हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मैंने आपको बताए, मैंने आपको भी जो बैरियर मेथड्स बताए, जो बैरियर मेथड्स बताए, तो जब सेफ और हाइजेनिक इंटरकोर्स नहीं किया जाता था तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज आ जाती थी, उसको रोकने के लिए एमटीपी का यूज किया गया। नेक्स्ट प्लीज। व्हेन प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन could be harmful even fetal to mother or fetus, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन कब करवाया जाता है, जबकि जो हेल्थ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन है, अगर प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन है एंड इफ इट इज हार्मफुल बोथ फॉर द मदर एंड बेबी, तो अबॉर्शन करवा दिया जाता है एंड दैट इज लीगलाइज्ड। अब अबॉर्शंस जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो सेफ कब होती है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 हफ्ते जो होते हैं प्रेगनेंसी के, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक आपके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी करवाया जाए वो रिस्कियर है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो हमने इतने सारे गवर्नमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इतने सारे गवर्नमेंट अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इतने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया गया, इतनी जो नॉलेज दी जा रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ये क्यों दी जा रही है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, क्योंकि जो ये जो सेफ और जो सेफ सेक्स से जो नहीं किया जाता उससे जो डिजीजेस स्प्रेड होती हैं वो कौन सी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, दीज आर वेरी हार्मफुल डिजीजेस और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो डिजीजेस या जो इन्फेक्शन स्प्रेड होती है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं, वेनरल डिजीजेस कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीजेस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की डेफिनेशन एंड अलॉन्ग एग्जाम्पल्स मस्ट बी लर्नड। कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन से हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियास, hepatitis B and AIDS. So these are some examples of sexually transmitted diseases. Hepatitis B and HIV. Hepatitis B and HIV is also transmitted by sharing of injection needles. जो hepatitis B है या जो HIV है, that is transmitted by sharing of injection needles. ये कैसे ट्रांसमिट होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, सर्जिकल, अगर देखो जो हेपेटाइटिस बी है या HIV है कैसे ट्रांसमिट होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, अगर इंजेक्शन की जो नीडल्स है उनकी शेयरिंग हो जाए, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको एड्स है, जिसको हेपेटाइटिस बी है, अगर उसके जो हेल्थ केयर में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, अगर वो शेयर हो जाएं हेल्दी पर्सन के साथ तब हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, या इन्फेक्टेड मदर से फीटस, अगर मदर को HIV है तो फीटस को HIV हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। Except genital herpes, HIV and hepatitis B are completely curable if detected earlier and treated properly. Genital herpes को छोड़कर जो HIV और hepatitis B हैं, they are completely curable है अगर उनको earlier stage पर detect कर लिया जाए। Next please. Timely detection and proper treatment of sexually transmitted diseases are very important. देखिए ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं इनका टाइमली डिटेक्शन और प्रॉपर क्योर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनमें कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो क्या हो जाता है, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेशन आ जाती है, अबॉर्शंस हो जाते हैं, स्टिल बर्थ्स हो जाते हैं,
एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी या फिर कैंसर भी हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, एक्सेप्ट जेनिटल हर्ब्स, अगर वो अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाएं तो उनका जो क्योर है वो पॉसिबल है। इन्फेक्शंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, देखिए कैसे अब आपने इन्फेक्शन अवॉइड करनी है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, सेक्स अवॉइड किया जाए अननोन पार्टनर से जिसको आप नहीं जानते, या विद मल्टीपल पार्टनर्स। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, हमेशा आपने क्या करना है, कॉन्डम्स का यूज करना है ड्यूरिंग क्वाइटस। गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर in case of a doubt for early detection and get complete treatment if diagnosed। देखिए कोई भी डाउट आता है तो go to a qualified doctor for diagnosis and for the effective treatment। Next please। Next is infertility। Infertility क्या होती है? The couples which are unable to reproduce children in spite of unprotected sexual cohabitation are called infertile, inability to produce children, that is infertility। The reason, इसका reason क्या होता है infertility का? That can be physical, that can be congenital, that can be due to drugs, that can be due to immunological disorders, right? The diseases can be many। Next please। अब infertile couples को क्या करना चाहिए? Infertile couples can be assisted to have children। Infertile couples जो है they can be assisted to have children using certain special techniques जिन्हें कहते हैं assisted reproductive technology। अगर आपने देखा हो जहाँ पे क्लिनिक्स होते हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स होते हैं, तो वहाँ ना लिखा होता है आजकल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर द इनफर्टाइल कपल्स। जो इनफर्टाइल कपल्स हैं जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, अब वो भी उनके भी बच्चे हो सकते हैं। कैसे? दे कैन बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन बाय यूजिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन outside the body followed by embryo transfer which is commonly called test tube baby program। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन होती है फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में? ओवम फ्रॉम द वाइफ और डोनर, ओवम वाइफ से या डोनर से और स्पर्म हस्बैंड से, ओवम वाइफ से और स्पर्म हस्बैंड से कलेक्ट किए जाते हैं एंड दे आर इंड्यूस टू फर्टिलाइज इन द लेबोरेटरी, और इनको इंड्यूस किया जाता है कि वो फर्टिलाइज करें किसमें? लेबोरेटरी में। नेक्स्ट प्लीज। तो जो जायगोट बनता है अर्ली एम्ब्रियो, तो उसको आप किसमें ट्रांसफर कर सकते हो? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और जो एम्ब्रियो है विद मोर देन 8 ब्लास्टोम, देखिए जायगोट बनता है यहाँ जो अर्ली एम्ब्रियो होता है 8 ब्लास्टोमेयर्स का। जायगोट जो बना अप टू एम्ब्रियो, जो जायगोट और एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो फेलोपियन ट्यूब में, उसे कहते हैं जिफ्ट, जायगोट इंफ्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंफ्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, और जो एम्ब्रियो होता है विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स उसे क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इनटू द यूट्रस टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। जिफ्ट पे क्वेश्चन आता है, क्या है जिफ्ट? IUT क्या है? उस पे आता है गिफ्ट क्या है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ गैमीट कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who do not produce ovum। तो ट्रांसफर होता है गैमीट का into the fallopian tube of another female who do not produce ovum, उसे क्या कहते हैं? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, राइट। नेक्स्ट प्लीज। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है? स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर, ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है to form an embryo in a laboratory in which sperm is directly injected into the ovum। तो ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट
स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैब इन विच द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, जिसमें स्पर्म जो है डायरेक्टली इंजेक्ट होता है ओवम में, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट होता है ओवम में, इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है? इंसेमिनेशन तो पता है ना, तो आर्टिफिशियल क्या होती है? इनफर्टिलिटी केसेस in which male partner is unable to produce healthy sperms, they are treated by this technique in which sperm collected from the donor is artificially introduced into the vagina or into the uterus। तो artificial insemination क्या है? जब जो infertility cases हैं जिसमें जो partner है that is unable to produce healthy sperms, partner जो है that is not able to produce healthy sperms, तो उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है? उसको ट्रीट किया जा रहा है by the technique which is known as आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें क्या किया जाता है? सीमन कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर से सीमन कलेक्ट कर लिया, उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस कर दिया इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस, तो इसको कहते हैं IUI। IUI इज योर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये आर्टिफिशियल, जब स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो आर्टिफिशियली स्पर्म प्रोड्यूस करके उसको इंजेक्ट किया जाता है इनटू द वेजाइना और द यूट्रस ऑफ द फीमेल। ऑल दीज टेक्निक, ये सारी टेक्निक्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रिसीजन हैंडलिंग मांगती हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल इसको यूज़ करते हैं, तो देयरफॉर इनके जो बेनिफिट्स हैं वो कंट्रीज, कुछ कंट्रीज और कुछ पीपल्स तक हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आल्सो पर, और जो कुछ इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, कोई रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, वो भी हमें क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द एडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। तो कुछ लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, नहीं फॉलो करना चाहते, कुछ अपने उनके सोशल, कुछ रिलीजियस उनकी अपनी थिंकिंग्स होती हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो विद दिस योर reproductive health chapter is complete। now students, तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। वन शॉर्ट सीरीज के रिप्रोडक्शन यूनिट खत्म हो गया है। अब आपने रिप्रोडक्शन यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ गया है। तो अब आपने क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़ना है। सब आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। आपको हर चीज़ मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई है। इवन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता लगेगा किस क्वेश्चन की कितनी वेटेज है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सारी स्ट्रैटेजीज मैंने बता दी हैं। तो वर्ड स्टूडेंट्स को आपके लिए जो वन शॉर्ट सीरीज लेके आया है उसका आज फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी क्लास 12th कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट यूनिट के साथ, फिर दोबारा से एक पॉजिटिव कोट के साथ हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।